सो बेटा हियर इज बी साइटोसोल मैं आपको बता चुकी हूँ साइटोसोल क्या है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड फॉर्म है वो साइटोसोल है और वहाँ पर ही ये जो प्रोटीन है अपनी फोल्डिंग बनाती है यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज होती है। दो रेगुलर फोल्डिंग्स जो इसका जो पैटर्न है ना बेटा वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट वो मैं आपको बता चुकी हूँ, पीछे बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट को। अल्फा हेलिक्स इज अ प्रोटीन टर्न्स लाइक अ स्पाइरल फाइब्रस प्रोटीन, हेयर नेल्स हॉर्न्स, इन सारी चीजों में हमें अल्फा हेलिक्स प्रोटीन मिलती है। और बीटा शीट हमें कहाँ मिलती है बेटा? प्रोटीन फोल्ड बैक इटसेल्फ इन अ रिबन ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बीटा शीट हमें इन ग्लोबुलर प्रोटीन मिलती है। दो रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न है इसके, फॉर्म्ड बिटवीन द बॉन्ड्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, और हम अल्फा हेलिक्स शीट यहाँ और बीटा हेलिक्स शीट यहाँ बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। नाउ द टर्शियरी स्ट्रक्चर, हमने प्राइमरी सेकेंडरी दो स्ट्रक्चर कर लिए। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर डिफाइन द स्पेसिफिक ओवरऑल 3D शेप ऑफ द प्रोटीन। 3D का मतलब आपको पता है? 3 डायमेंशनल, जैसे बेटा पैरिज्म होता है, पैरिज्म होता है या कॉनिकल्स होते हैं, कॉन्स होते हैं बेटा, उसमें ये होता है कि ट्राइंगल्स होते हैं, उससे हम तीनों तरफ से देखें तो वो हमें सेम ही लगता है। तो जो 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर है वो समझे टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसका 3D स्ट्रक्चर्स है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द साइड चेन ऑफ द पेप्टाइड चेन। बेटा इसमें ऐसा है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपकी जो प्रोटीन है उसकी बहुत सारी टाइप्स आपस में इंटरेक्शन करती हैं, उसमें बहुत सारी इसकी साइड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं। प्राइमरी में साइड चेन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो सिर्फ बैकबोन से बनती है। सेकेंडरी में बैकबोन के साथ साथ साइड चेन्स होती हैं। टर्शियरी में बहुत ज्यादा साइड चेन्स होती हैं। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए बेटा इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स टर्शियरी इंटरेक्शंस आर फ्रिक्वेंटली स्टेबलाइज्ड बाय सिक्वेंस्ट्रेशन। सिक्वेंस्ट्रेशन मींस जोड़ना, उसको दबा के करीब लाना of hydrophobic amino acid residues in the protein core. Consequent enrichment of charge or hydrophilic residue on the protein's water exposed surface. बेटा हाइड्रोफिलिक रेजिड्यूज या प्रोटीन वाटर एक्सपोज्ड, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं। इन सिक्रेटेड प्रोटीन, सिक्रेटेड प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होगी बेटा? जो हार्मोन्स की सूरत में सीक्रेट हो रही है। Disulfide bonds between cystine residue help to maintain the protein's tertiary structure. Secretory proteins बेटा हार्मोन्स ना, हमारे gastric juices हार्मोन्स, they are secretory proteins. Interaction stabilize tertiary बेटा देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के बीच में देखो, प्राइमरी में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड थी, सेकेंडरी में कोवलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड थी। अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसमें सारी बॉन्ड्स हैं बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होंगी। क्यों डाइसल्फाइड होंगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिक्रेटरी प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एक्ट करती है और स्ट्रक्चर को होल्ड करती है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होंगी। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी इसका होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगी ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ठीक है ना? आयोनिक इंटरेक्शन भी होगा बेटा। इसके साथ साथ जी बेटा कुछ पूछना है? इसके साथ साथ बेटा आपकी आयोनिक इंटरेक्शंस भी होंगी और वेंडर वॉल फोर्सेस भी होंगी। वेंडर वॉल फोर्सेस मैं आपको बताती हूँ इसी स्लाइड में, मतलब आने वाली ये स्लाइड की वेंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की अगर हम बात करें बेटा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का मतलब है कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम्स ऑन 2 सिस्टाइन अमाइनो एसिड। सिस्टाइन अमाइनो एसिड बेटा ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि अपने पास साइड चेन रखता है, लेकिन किसकी? सल्फर की। तो सिस्टाइन में जो सल्फर है बेटा, वो सल्फर अपनी हाइड्रोजन बॉन्ड, वो अपनी बॉन्ड बनाएगा दूसरे सिस्टाइन की सल्फर के साथ, यानी दो सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगी। ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगी लेकिन बिटवीन 2 सल्फर्स, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ आई टर्शरी का एक स्ट्रक्चर? टर्शरी का दूसरा स्ट्रक्चर है एच बॉन्ड। ये एच बॉन्ड बेटा बहुत वीक होती है और ये थोड़ी सी रिफॉर्म्ड से आराम से टूट भी जाती है, अलग भी हो जाती है। अलाउ करती है स्ट्रक्चरल चेंज एंड प्रोड्यूस फंक्शनल मॉलिक्यूल्स। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होना यहाँ पे जरूरी इसलिए था कि जितनी हमें प्रोटीन चाहिए हम उतनी प्रोटीन लें
और बाकी वहां से हम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ें और उतनी सी प्रोटीन को ही यूज करें, बाकी प्रोटीन वहीं पे रहे। ठीक है, तो ये फंक्शनल मॉलिक्यूल है, यानी कि काम में आने के लिए इस प्रोटीन को अल्लाह ताला ने रखा। इसके अंदर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स दी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ो, यूज करो, फिर तोड़ो और यूज करो। जैसे घर में हमने पौधे लगाए हुए होते हैं सब्जी के, वहां से हम सब्जी ले लेते हैं, उसे पका लेते हैं, फिर वो दोबारा से ग्रो करके बड़ी हो जाती है। इसी तरह ये दोबारा से प्रोटीन बन जाती है। साल्ट ब्रिज बेटा वही डाइसल्फाइड जो आपस में जुड़ रहे हैं या आयनिक बॉन्ड जो बन रही हैं, वो आपकी साल्ट ब्रिज कहलाती है। इसको अगर आप इन बॉन्ड्स को डिटेल से ना लिखो, टर्शरी स्ट्रक्चर के इंट्रक्शन में ये 5 नाम लिख दो तो भी आपका सवाल फुल मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन अब ये जो बात आई है तो हम बात कर लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड मींस नेगेटिव चार्जेस की बॉन्डिंग्स। नेगेटिव चार्जेस बॉन्डिंग्स called as salt bridges between the structures of protein। salt bridges बनेंगे और वो स्ट्रक्चर फाइनली जब तैयार होगा तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। टर्शरी स्ट्रक्चर के बीच में हाइड्रोफोबिक फोर्सेस भी होती हैं। हाइड्रोफोबिक फोर्सेस का मतलब है बेटा, ये प्रोटीन को जब हम पानी में डालेंगे तो ये पानी की को करके रिपेल कर करके खुद को गुच्छा मुच्छा बना लेंगी, अपना स्ट्रक्चर टर्शरी कर लेंगी। प्रोटीन सीधी सीधी पानी में डाली, पानी से वो डरती हैं, डरने की वजह से वो पानी को रिपेल करके एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगी, गुच्छा मुच्छा सा बनेंगी, तो वो छोटी सी जलेबी टाइप बन जाएगा, वो होगी टर्शरी स्ट्रक्चर। यानी ये भी बहुत वीक है। इसमें ऐसा है कि जैसे ही वाटर दूर हुआ वैसे ही वो बॉन्ड सीधी हो गई, स्ट्रक्चर सीधा होके प्राइमरी हो गया। ठीक है, पोलर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेगी क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर रिपेल्जन करती है। ग्लोबेरुलर प्रोटीन और मायोग्लोबिलिन आगे आ रहा है। ये प्रोटीन दोनों पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनके ऊपर आपका पास पेपर्स में शॉर्ट नोट भी आया हुआ है। ग्लोबेरुलर प्रोटीन्स बेटा क्या है? ग्लोबेरुलर प्रोटीन्स फोल्ड अप इनटू कॉम्पैक्ट स्फेरिकल शेप। देयर फंक्शंस इंक्लूड बायोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म। बेटा ग्लोबेरुलर प्रोटीन का फंक्शन है बायोसिंथेसिस, यानी कि इंसानी जिस्म के लिए जरूरी एलिमेंट्स को बनाना, बायोसिंथेसिस करवाना, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करना और फिर उसका मेटाबॉलिज्म करना। ठीक है, समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे मायोग्लोबिन इज अ ग्लोबेरुलर प्रोटीन। ग्लोबेरुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल है ना मायोग्लोबिन। वो क्या करता है बेटा? वो ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है मसल्स के अंदर। मायोग्लोबिन इज अ सिंगल पेप्टाइड चेन दैट इज मोस्टली अल्फा हेलिक्स। हम अल्फा हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर में मायोग्लोबिन पढ़कर आए हैं, जिसका सवाल हमने विदेश से पूछा था। ठीक है, द ऑक्सीजन बाइंडिंग पॉकेट इज फॉर्म्ड बाय द हेमी ग्रुप and specific amino acid side chains that are bound into positions by the tertiary structures। बेटा ऑक्सीजन बाइंडिंग पॉकेट इज फॉर्म्ड। ऑक्सीजन बाइंडिंग पॉकेट्स की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि मायोग्लोबिन जो हमने मसल में रखा है वो हमने रखा ही इसलिए है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है कि वो क्या करे? ऑक्सीजन को स्टोर करे मसल्स के अंदर। तो इसलिए वो मसल के अंदर जाके ऑक्सीजन बाइंडिंग पॉकेट्स बनाएगा जिसके अंदर वो ऑक्सीजन को स्टोर करेगा। बेटा उसके बाद है फाइब्रस प्रोटीन। और जो आपकी फाइब्रस प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन है कंसिस्ट करती है लॉन्ग फाइबर्स। इसे हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं। जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन हमारी स्टोरेज प्रोटीन थी क्योंकि ये ऑक्सीजन स्टोर करवा रही थी, इसी तरह फाइब्रस प्रोटीन हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल अल्फा कैरोटीन्स आर फाइब्रस प्रोटीन डेट मेक्स हेयर, फुर, नेल एंड स्किन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना, तो स्ट्रक्चरल अपेंडेजेस बनाएगी। नेल, हेयर, स्किन हमारी क्या है? अपेंडेजेस है ना, तो ये हमारी अपेंडेजेस बनाएंगी। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन आर फाइब्रस प्रोटीन found in feathers and scales that are made up mostly by B-plated sheet। और बेटा feathers and scales एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, फिशेस में, तो वहां पे बीटा कैरोटीन फॉर्म होगी फाइब्रस प्रोटीन की और हमारे पास अल्फा कैरोटीन प्रोटीन फॉर्म होगी फाइब्रस प्रोटीन की। ठीक है बेटा, ये बातें आपको समझ आ रही हैं या आप लोग सो रहे हैं?
जी मैम। दैट्स वेरी गुड। नाउ द जी मैम। डोमेन्स क्या है? डोमेन्स क्या है बेटा? जो रेजिड्यूज बच रहे हैं ना अमाइनो एसिड्स के, उसे डोमेन्स कह दो। Polypeptide chains containing more than 200 residues specially fold into 2 or more globular clusters known as domains. बेटा मैंने आपको पहले भी कहा कि 20-20 अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो वो प्रोटीन बनते हैं। अगर 200 से ज्यादा रेजिड्यूज, इस तरह के प्रोटीन के 200 से ज्यादा रेजिड्यूज एक जगह पे पॉलीपेप्टाइड चेन से जमा हो जाएं और वो एक क्लस्टर बन जाए, ग्लोबुलर क्लस्टर, तो उसे हम बोलेंगे डोमेन्स। यानी एज सिंपल अल्फाज में बोल लो कि प्रोटीन का बड़ा मास, मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इज डोमेन। फंडामेंटल, फंक्शनल एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा डोमेन फंडामेंटल इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल इसलिए बड़े काम का यार, ये तोड़कर तो हम एनर्जी लेते हैं, 3 डायमेंशनल इसलिए कि ये टर्शरी में है। तो टर्शरी क्या था? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था ना, तो बेटा ये टर्शरी की एग्जांपल है तो 3 डायमेंशनल होगी। समझ आ गई आपको बात? मैम अगेन बताइएगा। डोमेन की एक लाइन लिखी है बेटा, इट्स फंडामेंटल, फंक्शनल एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फंडामेंटल इसलिए कि बेटा ये बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल इसलिए कि बेटा ये फंक्शनल है क्योंकि हम इसको तोड़कर ही तो एनर्जी लेते हैं, तो ये हमारा फंक्शनल डोमेन प्रोटीन है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोटीन का, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एग्जांपल है किसकी? टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो टर्शरी स्ट्रक्चर इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि डोमेन इज एग्जांपल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर। डोमेन्स have a specific function such as binding a small molecules. डोमेन्स अपने साथ छोटे मॉलिक्यूल्स को बाउंड करता है और लेकर जाता है, जहां जरूरत होती है वहां दे देता है। डिफरेंट डोमेन्स कैन इम्पार्ट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। जैसा डोमेन्स बना हुआ होगा वो वैसा फंक्शन सॉल्व करेगा। प्रोटीन कैन हैव 1 to many domains depending on protein size. प्रोटीन का जो साइज है वो ये डिसाइड करता है कि एक या एक से ज्यादा डोमेन्स उसके अंदर हो सकते हैं। अब आप यहीं से सोचें बेटा, एक प्रोटीन के 200 रेजिड्यूज मिलके डोमेन बनता है और एक से ज्यादा डोमेन मिलेंगे तो प्रोटीन का साइज काफी बड़ा हो जाएगा ना। ऐसे प्रोटीन के साइज हमारी किडनी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। मायोग्लोबुलिन, मायोग्लोबुलिन is a small monomeric protein which serve as an intracellular oxygen storage site. मायोग्लोबिन छोटा सा है, क्यों? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल थी ना मायोग्लोबिन, इसलिए बेचारा छोटा सा है। मोनोमेरिक प्रोटीन है जो कि सर्व करती है इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन, यानी इंट्रासेलुलर वो अपने अंदर ऑक्सीजन को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर 3D नहीं होगा बेटा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे हम अब जाएंगे तो हम आपको बताएंगे वो 3D से भी ऊपर की चीज है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्शरी 3D है तो 3D से भी ऊपर की चीज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, वो हम अभी आपको और क्लियर करते हैं। मायो अभी हम पहुंचे नहीं है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे, हम अभी तक सेकेंडरी और टर्शरी की एग्जांपल्स को पढ़ रहे हैं। तो मायोग्लोबिन इज अ स्मॉल मोनोमेरिक प्रोटीन विच सर्व एज एन इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन स्टोरेज साइट। बेटा मसल्स के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करना किसका काम है? मायोग्लोबुलिन का। ये बनाता है ऑक्सीजन पॉकेट्स इनटू द मसल। इट इज फाउंड इन द अबंडेंस ऑफ द स्केलेटल मसल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मींस हम लोग, ऐसे लोग जो टांगों पे चलते हैं, जो हाथों से काम करते हैं, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं ना, जिनके अंदर वर्टिब्री पाई जाती है, जो खड़े हो सकते हैं। is responsible for the characteristic red color in the muscle tissue. मसल टिश्यू के अंदर मायोग्लोबुलिन की वजह से तो रेड कलर है। जिस तरह बेटा हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रेड कलर है, इसी तरह मायोग्लोबिन की वजह से मसल का रेड कलर है, ठीक है। मायोग्लोबिन is closely related to hemoglobin which consists of 4 myoglobin like subunits that form a tetramer या responsible for carrying oxygen of blood. मायोग्लोबिन हेमोग्लोबिन के साथ मिला हुआ होता है, थोड़ा थोड़ा उससे मिलता है, क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन के भी 4 सब यूनिट होते हैं, उसी तरह जिस तरह हेमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट्स होते हैं। टेट्रामर होता है ना हेमोग्लोबिन, इसी तरह मायोग्लोबिन के भी 4 सब यूनिट होते हैं और ये भी ऑक्सीजन कैरी करता है, जिस तरह वो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, ये ऑक्सीजन कैरी करता है किसमें?
हमारे मसल्स में, इसलिए ये हेमोग्लोबिन से बहुत मिलता है। नाउ बेटा वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स। बेटा क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स को अब जरा ध्यान से देखिएगा, 3D से भी ऊपर है। The quaternary protein structure involve a clustering of several individual peptides or proteins chain into a final specific shape. बेटा बहुत सारे 3D structures मिलकर एक क्लस्टर बनाकर फाइनल एक शेप लाते हैं जो स्ट्रॉन्ग शेप है। बेटा उस शेप के बाद कोई शेप पॉसिबल ही नहीं है। अगर होती तो यहाँ पे पेंटोक स्ट्रक्चर आ जाता प्रोटीन का। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर इज अ फाइनल प्रोटीन स्ट्रक्चर जिसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। इट्स अ फाइनल ह्यूज क्लस्टर। ठीक है बेटा, 2 काइंड्स ऑफ क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन होती है। एक होता है होमोडाइमर, एक होता है हेट्रोडाइमर। होमोडाइमर का मतलब है एसोसिएशन बिटवीन आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन, और हेट्रोडाइमर का मतलब है एसोसिएशन इंटरेक्शन बिटवीन द वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बेटा यहीं से मेरी बात सुने, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ प्रोटीन देखा, हर जगह हमने सिर्फ प्रोटीन देखी। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन होगी तो बेटा सेम स्ट्रक्चर की प्रोटीन क्वाटनरी स्ट्रक्चर बना सकती है। इसके अलावा प्रोटीन के अलावा कोई और चीज भी इसके अंदर फिक्स होकर, यानी डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर मिक्स होकर इसकी शेप बना सकता है। समझ रहे हैं आप कि प्रोटीन स्ट्रक्चर तो कॉइल्ड हो ही रहा है, अब अपने साथ उसने किसी और चीज को भी मिक्स किया और उसको भी अपने साथ कॉइल्ड करके एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने कहा क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म की प्रोटीन का गुच्छा भी हो सकता है और दूसरी प्रोटीन्स के गुच्छे भी हो सकते हैं जो मिल मिलाकर एक ही स्ट्रक्चर बने। इंटरेक्शन विद इन मल्टी सब यूनिट्स आर द सेम एज दैट फाउंड इन टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर है बेटा, ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर जो कि फर्दर टूट कर चेंज तो हो सकता है लेकिन अपने अंदर कोई भी एडिशन नहीं कर सकता। यानी बेटा वो माइनस तो हो सकता है लेकिन प्लस नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई भी चीज मिल नहीं सकती, उससे निकल तो सकती है। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर एड स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग द सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स। बेटा इसमें वो क्या करता है, वो उसको स्ट्रेशन करवाता है, स्क्वीजिंग करवाता है, और ज्यादा जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्वाटनरी टर्शियरी स्ट्रक्चर जो आया वो उसको और ज्यादा जूसर की तरह उसको जूस निकाल के उसको एक बाउंड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर कोई भी ये क्वालिटी नहीं रहेगी कि वो किसी और के साथ इंटरेक्ट करे। ठीक है मैम, तो सबसे ज्यादा वीक बॉन्डिंग इसी में होगी? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसी में होंगी। अच्छा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। ठीक है, सिंप्लीफाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, वायरल कैप्सिड्स एंड प्रोटियोसोम्स। प्रोटियोसोम्स, वायरल कैप्सिड्स, ये दोनों नाम आप लोग मुझे पढ़कर नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे। ठीक है, आप लोग मुझे अभी भी बता सकते हैं गूगल करके, लेकिन मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ही पूछूंगी। वायरल कैप्सिड्स एंड प्रोटियोसोम्स, बेटा ये क्या हैं? देखिए मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स भी पढ़ा है, मैंने आपको हार्मोन्स भी पढ़ा है, मैंने आपको स्टीरॉइड्स भी पढ़ा है। अब आपने इन दोनों का बारे में मुझे बताना है। ठीक है बेटा, ओके बोल दें सब लोग प्लीज। जी मैम। यस मैम। ठीक है, चलें। द क्वाटनरी स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर मेंटेन बाय इंटरचेंज इंटरेक्शन। बेटा अगर सिर्फ ग्रीन का स्ट्रक्चर बनता तो होमोडायनेमिक स्ट्रक्चर होता, ग्रीन और रेड ब्लू दोनों का एक साथ मिलके क्वाटनरी स्ट्रक्चर बन गया तो इट्स अ हेट्रोडाइमर। हेट्रोडाइमर, ठीक है बेटा, सिर्फ ग्रीन से होता तो होमोडाइमर, ग्रीन ब्लू दोनों से मिलके बना तो हाइड्रोडाइमर। होमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन विच 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। बेटा स्टोरेज प्रोटीन है ये। स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती तो फाइब्रस प्रोटीन होती ना, स्टोरेज प्रोटीन है इसलिए तो ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बाउंड करती हैं एक दूसरे के साथ और ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर की हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं थी हमें मिली, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हमें एग्जांपल मिली थी बेटा मायोग्लोबिन और ट्रोपोमिन सी। टर्शियरी स्ट्रक्चर की हमें एग्जांपल मिली बेटा कौन सी, बेटा बताएं? ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, मायोग्लोबुलिन। ठीक है,
कॉटनरी जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है कॉटनरी स्ट्रक्चर की हमें एग्जांपल एक ही मिली, होमोग्लोबिन। ठीक हो गया। अब इनकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। मैं आपको एक सिंपल तरीका भी बताऊंगी इनको लिखने का। हेमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड आपस में मिलती हैं और ये किसकी एग्जांपल है? कॉटनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं। 4 हेम्स अभी के आपने बताया जो मॉलिक्यूल। आवाज नहीं आ रही थी। जी जी बेटा। मैम वॉइस ब्रेक हो रही थी, आप दोबारा बताएं अभी जो आपने बताई थी एग्जांपल। जी बेटा, मैंने आपको कहा कि प्राइमरी की एग्जांपल हमें नहीं मिली, सिंपल था वो तो प्रोटीन। सेकेंडरी की एग्जांपल में हमें क्या मिली? मायोग्लोबिलिन और ट्रोपोमिन सी। टर्शरी की एग्जांपल में हमें क्या मिला? ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन, मायोग्लोबिलिन और ये सब मिला हमें। क्वार्टनरी की एग्जांपल में हमें मिला हेमोग्लोबिन। ठीक हो गया। मैम तो हेमोग्लोबिन भी ग्लोबुलर प्रोटीन ही है ना टर्शरी का? ग्लोबुलर प्रोटीन है लेकिन 4 पॉलीपेप्टाइड। बेटा ये अपने अंदर 4 बॉन्ड्स पूरी कर चुका है, अब ये अपने अंदर कोई बॉन्ड्स नहीं ला सकता, तो इसलिए ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में आ गया क्योंकि ये फाइनल स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर मैम प्रोटीन स्टोरेज प्रोटीन इसे ही बोलेंगे ना? ये स्टोरेज प्रोटीन है बिल्कुल। हेमोग्लोबिन इज अ स्टोरेज प्रोटीन फॉर ब्लड, ऑक्सीजन इन ब्लड। मायोग्लोबिन इज अ स्टोरेज प्रोटीन ऑफ फॉर द मसल्स, यानी स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इनटू मसल्स, दोनों स्टोरेज प्रोटीन है। Each heme group can carry one molecule of oxygen. The 4 polypeptide chain consists of 2 alpha and 2 beta chain. इसकी जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हमने ऊपर पढ़ी ना कि इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें बेटा 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं, यानी 2 अल्फा अल्फेटिक चेन, 2 बीटा काइनेटिक चेन। समरी देखें ना बेटा अगर हम इसकी, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड से बना होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स में कॉइल्ड अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, ट्रिपल हेलिक्स शेप्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स अलोंग द चेन, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसने बता दी। उसने कहा ये ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट या ट्रिपल हेलिक्स तीनों स्ट्रक्चर्स तीनों चीजें आ सकती हैं। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगी और ये एक चेन की तरह होगा, तो सेकेंडरी हो गया। टर्शरी में उसने कहा बेटा कि ये ऐसी फोल्डिंग है जिसमें प्रोटीन कॉम्पैक्ट होती है, यानी जुड़ी हुई होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है इसकी इंटरेक्शन होती है बाय साइड चेन। आपको याद है मैंने एक पॉइंट में कहा था सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी में साइड चेन होते ही नहीं, सेकेंडरी में एक ही किस्म का साइड चेन होगा, टर्शरी में बहुत सारी किस्म के साइड चेन होंगे। आपने टर्शरी में ही वो पढ़ा था ना, डाइसल्फाइड चेन, याद करें। जी मैम। बिल्कुल। Quaternary structure, a combination of 2 or more protein subunits to form a larger biological active protein. ये ऐसी larger biological active protein है जो एडिशन नहीं करेगी, सब्सट्रैक्शन करती रहेगी, ऐड कुछ नहीं करेगी, रिमूव सब कुछ करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल, वो ये बेटा आपका सवाल आया, राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। आप लिखोगे सबसे पहले प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन लगाकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना, बीच में पेप्टाइड लिंकेज, कोवलेंट लिंकेज, हाइड्रोजन लिंकेज लगाकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। ये तो हो गया प्रोटीन स्ट्रक्चर बेसिक। अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर भी आप इसी में बताएंगे। आप बताएंगे बीच में कार्बन, एक साइड पे अमाइन ग्रुप, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए H, एक साइड पे आपकी साइड चेन R। उसके बाद आप बताओगे when the protein then change into 4 basic structures: primary, secondary, tertiary, quaternary structure। primary structure, और इसमें आप ये वाली स्लाइड वाली समरी भी लिख सकते हो। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप बोलोगे इट्स अ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड having a 20 amino acids, single chain polypeptide chain, बस ठीक है। सेकेंडरी में आप बताओगे इट्स अ coiled folding structure। प्राइमरी में बेटा आप उसके साथ असेंबली भी लिख सकते हो जो फर्स्ट में था। सेकेंडरी में आप लिखोगे इट्स अ फोल्डिंग स्ट्रक्चर, राइट साइड फोल्डिंग स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर,
ये सब बताओगे आप, ठीक है बेटा। टर्शरी में आप बताओगे इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शेप, इसके अंदर बहुत सारी साइड चेन्स लगती हैं, इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोक्साइल बॉन्ड, साल्ट ब्रिज, और ये सारी चीजें आपको टर्शरी में मिलेंगी। तो ये पांचों चीजें आपकी टर्शरी में होंगी, ठीक है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा सा लिखोगे, क्वाटनरी स्ट्रक्चर इज अ फिक्स्ड डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें फर्दर कोई भी एडिशन नहीं हो सकती, ठीक है। थैंक यू। इसके अलावा बेटा, मैम हमें एक चीज क्लियर नहीं हुई। बेटा बताएं। मैम जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उसको हम टर्शरी में लेते